हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, हमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रही थी जो नए बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है डिप्लोमा में या बैचलर्स में, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि मैम किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करें, आपके चैनल पे सिलेबस कहाँ है, कहाँ से हमें मिल सकते हैं, नोट्स कहाँ से हमें मिल सकते हैं, कहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन इन सारी ही चीज़ों की शुरू करें। सो बच्चों, आज से हमने अपने चैनल पे एक पूरी ही इस तरह की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम आपका टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कराएंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे आज की ही वीडियो से फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट टॉपिक, फार्मास्यूटिक्स के पूरे ही चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो यहाँ पर आज हम इसकी थ्योरी पार्ट आपका कवर करेंगे, किस तरह से फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में आया, प्रीवियस एजुकेशन कैसी थी फार्मेसी की, और फिर अब क्या क्या इनमें अमेंडमेंट्स हुई, क्या-क्या चेंजेस हुए, और इसी के रिलेटेड 10 एमसीक्यू, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड 10 एमसीक्यू हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में जब अपलोड करेंगे वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो इसी सेम टॉपिक के 10 बेस्ट एमसीक्यू की होगी, जो सारे ही बच्चों को बेनिफिट करेगा। चाहे आप अपने डिप्लोमा या बैचलर्स में आपने एडमिशन लिया है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, तो इन दोनों में ही आपको हेल्प करेगा। तो पहले आप इन तरह की वीडियोस देखिए, थ्योरी वीडियोस, जहां पर आपको सब कुछ समझाया जाएगा, और इसी से रिलेटेड या कुछ अगर यहाँ थ्योरी में छूट भी गया है तो वो एमसीक्यू में आपका कवर हो जाएगा। सो इसी तरह से काफी इंटरेस्टिंग होगा ये, जितना भी आने वाली वीडियोस हम आपके लिए बनाने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा। इस तरह से वन ऑन वन आके मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी, उसकी एक हम अलग से लाइव सेशन या किसी भी तरह का लाइव डिस्कशन सेशन कर लेंगे। सो इसी तरह से आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन देखें कि कहाँ से हमारा ये फार्मेसी प्रोफेशन आया, कि फार्मेसी प्रोफेशन था क्या, किस तरह से पहले डील किया जाता था, जो भी मेडिकेशंस है वो किस तरह से दी जाती थी। तो अगर फार्मेसी की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो फार्मेसी एक तरह की साइंस एंड आर्ट है, ड्रग को प्रिपेयर करने की, डिस्पेंस करने की एंड रिव्यू करने की। जब भी कोई पेशेंट जो है वो जब जब भी वो बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी बीमारी को देखते हैं और उसको एक प्रिस्क्रिप्शन पे सारी ही मेडिकेशंस लिख के दे देते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन जो पेशेंट है वो फार्मासिस्ट के पास लेके आता है, और फिर फार्मासिस्ट जो जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने उस पे लिखी है वो फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को दे देता है। बट क्या इतना ही रोल होता है फार्मासिस्ट का? इससे कहीं ज्यादा रोल होता है। तो वो सब अच्छे से हम डिस्कस करेंगे आज की अपनी इस पूरी वीडियो में। अब देखिए, यहाँ जो ये फार्मेसी जो है ये पहले से ही चली आ रही है, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी एंशिएंट टाइम की, तभी से ये फार्मेसी प्रैक्टिस चली आ रही है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया कि किस तरह से हम अपनी जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं, उनका पहले इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन किस तरह से मॉडर्नाइज़्ड हुई, मॉडर्नाइज़्ड प्रिपरेशन बनी, तो वो सारी ही चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। ये जो प्रोफ़ेशन है, अब हमारा फार्मेसी प्रोफ़ेशन, ये जो है ये धीरे-धीरे डेवलप हो गया एक तरह की एजुकेशनल सिस्टम में, जहाँ पर अब जैसे कि हम देख रहे हैं बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म जैसे कोर्सेज़ अब आ गए हैं, फार्म डी जैसे कोर्सेज़ आ गए हैं। तो ये फार्मेसी जो है ये एजुकेशन सेक्टर में आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आया, जहाँ पर अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ अपने अलग-अलग ब्रांड्स की दवाएँ बनाती हैं। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी प्रैक्टिस में आया, और प्रोफ़ेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन जैसा ये डेवलप हुआ पूरा ही फार्मेसी प्रोफ़ेशन। अब अगर हम बात करें एंशिएंट इंडियन फार्मेसी की, यानी पूर्वजों ने हमारे किस तरह से पुराने ज़माने की फार्मेसी हुआ करती थी, जो बिल्कुल भी आज जैसी नहीं थी। तो अगर हम एंशिएंट बात करें तो हमारा जो इंडियन फार्मास्यूटिकल सिस्टम है ना, वो हमारा आयुर्वेदा से ही निकला है। पुराने ज़माने में क्या था, देखिए हमारे पास आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी बहुत सारे अलग-अलग सिस्टम थे, और अभी भी ये कंटिन्यू किए जा रहे हैं। अभी भी काफ़ी सारे लोग जो है वो यूनानी फार्मेसी भी पढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग आयुर्वेदा फार्मेसी भी पढ़ते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेज़ जो है ना ये आज भी की जाती हैं। बट इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज़्ड हो गया ना फार्मेसी कि अब जो एलोपैथी फार्मेसी है उसमें ज़्यादा लोग पढ़ाई भी करते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी उसकी हैं, और ज़्यादा जो अर्निंग होती है ना वो भी इन्हीं एलोपैथिक फार्मेसी की होती है। बट हमारी ट्रेडिशनल जो फार्मेसी सिस्टम थे वो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन्स थे।
ये जो मेडिसिन जो है उस ज़माने में एंशिएंट टाइम पे बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था बीमारियों को ठीक करने के लिए। जैसे अगर कोई पुराने सीरियल आप देखेंगे या अगर आपके घर में दादी-दादा हैं, तो जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो बताएँगे कि उनके पूरे गाँव में एक तरह के वैद्य होते थे, हकीम्स होते थे, जिनके पास वो अगर बीमार हैं तो वो जाते थे और वो किसी तरह की बहुत उनके पास एक तरह का पेसल मॉर्टर होता था, तो काफ़ी सारी हर्ब्स जो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिला के वो एक तरह की प्रिपरेशन तैयार करते थे और वो पेशेंट्स को दिया करते थे। अब यही सारी जो उनकी नॉलेज है ना, देखिए यही सारी हमारी जो एंशिएंट नॉलेज है ना, यही स्क्रिप्चर्स में कन्वर्ट हुई, मतलब उनको एक तरह से बुक के फॉर्म में लिखा गया जिसको कहा गया चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। तो इन तरह के स्क्रिप्चर्स में उन्होंने जो एंशिएंट हमारे जो इस तरह के फार्मासिस्ट थे हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी सारी ही ये जो फॉर्मुलेशंस थे उनको इन तरह के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा और इसका आज तक आप बिलीव नहीं करेंगे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चरक संहिता है, आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आज भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है ये बीमारियों को ठीक करने के लिए। नाउ फिर आया देखिए कॉलोनियल पीरियड जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश एरा। तो यहाँ ये जो ब्रिटिश ब्रिटिश का एरा जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया पे जब शासन करते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें बुरी हुई हम सब जानते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी भी हुई। कैसे अच्छी हुई कि एक तरह का स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गया इस तरह की जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस थी। कैसे? तो देखिए मॉडर्न फार्मेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि ब्रिटिश जब हमारे देश में आए तो वो अपने कुछ जो फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स थे, अपने कुछ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की उनकी टेक्निक्स थी, वो भी अपने साथ ही लेके आए थे क्योंकि उन्होंने वहाँ सीखी थी। तो उन्होंने ये जो पूरा ही फार्मेसी का सिस्टम है, इसको मॉडर्नाइज़ किया। अब अर्ली फार्मेसी सेंटर्स फार्मेसी एजुकेशन सेंटर एस्टेब्लिश होने लगे, जहाँ पर लोगों को बताया जाने लगा चीज़ों के बारे में कि किस तरह से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं चीज़ें। हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें तो अच्छी थी ही, बट उसमें उनको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो बताया जाने लगा। फिर देखिए कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड। अब किस तरह से दवाइयों को आपस में एक साथ मिलाना है, किस तरह से उनको पेशेंट्स को देना है, किन कंडीशन के लिए देना है, अब वो और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होने लगा। ट्रेडिशनल टू साइंटिफिक ड्रग प्रिपरेशन पे, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी अब वो साइंटिफिक ड्रग प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो गई। और फार्मास्यूटिकल ट्रेड, देखिए जो सबसे अच्छी चीज़ हुई ना वो फार्मास्यूटिकल ट्रेड एंड इम्पोर्ट ऑफ मेडिसिन होने लगा। पहले क्या था, जितनी भी हमारी चीज़ें थी ना वो हम तक ही रह जाती थी क्योंकि कोई ऐसा हमें पता ही नहीं था कि कहाँ से मेडिकेशंस को इम्पोर्ट करना है, कहाँ मेडिकेशन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस हुए कहाँ कब से, जो कॉलोनियल पीरियड था यानी ब्रिटिश एरा से। तो अब देखिए आया मेन गेम चेंजर फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, जिसकी वजह से हम सब जिन भी लोगों ने फार्मेसी किया है उनको एजुकेशन अभी जो हमको मिल पाती है वो इसी की वजह से मिल पाती है ना। तो फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो 1842 में अर्ली फार्मेसी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई थी, जहां पर गोवा और कोलकाता रीजन में ये बेसिक प्रैक्टिस जो है वो ये वहां से स्टार्ट की गई। तो जो बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान दें जो भी आपको बताया जा रहा है। देन 1937 में फर्स्ट डिग्री कोर्स स्टार्ट किया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो देखिए यहाँ पर ईयर भी आप याद रखें और कहाँ स्टार्ट किया गया, बीएचयू में स्टार्ट किया गया फर्स्ट डिग्री कोर्स यानी बी फार्मा। 1948 में क्या हुआ, पास हुआ फार्मेसी एक्ट, जिसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे ही डिसीजन पास करती है, एग्जाम्स जो भी फार्मेसी की एजुकेशन है वो मेन पीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है, अपने ऑर्डर से पास करती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को, और वहीं से सारी चीजें होती हैं, जो भी चेंजेस होने हैं, जो भी चीजें बंद होनी है, नई खुलनी है, तो वो सभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्ट के थ्रू होती है। और कौन कौन से कोर्स इंट्रोड्यूस हुए, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा, एम फार्मा एंड फार्म डी। तो अब ये सारी चीजें जो हैं ये सारे कोर्स स्टार्ट हो गए 1948 के बाद, जब फार्मेसी एक्ट पास हुआ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ। एजुकेशन जो है अब एक मोर स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड वे में कराई जाने लगी।
नाउ बात आती है डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए अब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें दी हमारे देश को और काफी सारी चीजें हुई। अब अंग्रेज जो है हमारे देश से चले गए हैं, हमारा देश आजाद हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद काफी ज्यादा बदलाव आया हमारी पूरी ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। किस तरह से रैपिड ग्रोथ हुई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंडिया में। क्योंकि देखिए जब अंग्रेज यहाँ से हमारे देश से चले गए तो हमारे देश का मेन मोटिव ही ये था कि अब किस तरह से जितनी चीज़ें हमने खोई है ना उनको हमें वापस लाना है। किस तरह से अपने देश की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करना है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने जाने लगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा देश शुरू से ही बहुत रिच था अपने ट्रेडिशनल मेडिकेशन में, जेनेरिक मेडिकेशन में। तो उन्हीं सब पे फ़ोकस किया जाने लगा। किस तरह से देखिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस किया जाने लगा कि अब हम अपने देश में ही, अब हम बाहर से नहीं, अब अपने अपने देश में ही ड्रग को मैन्युफैक्चर करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देंगे, ड्रग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, जो कि पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा। इंडिया बिकेम द ग्लोबल हब फॉर जेनेरिक मेडिकेशन। देखिए ये सबसे बड़ा बदलाव वो है कि जेनेरिक मेडिकेशन का एक तरह से ग्लोबल हब बन गया। मतलब हर जगह के लोगों की नज़र पड़ने लगी इंडिया पे कि यहाँ पर एक बहुत ही प्योर मेडिकेशंस और बहुत ही अच्छी मेडिकेशंस यहाँ से हमें मिल सकती हैं। और एक्सपेंड होने लगे फार्मेसी कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेट्स में फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट होने लगी, फार्मेसी के अलग-अलग कॉलेजेस खुलने लगे। तो ये सारी चीज़ें हुई इंडिपेंडेंस के बाद। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री इंडिया में। तो इंडिया को देखिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाने जाने लगा था उस समय पे। जहाँ पर की एरिया, जहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे वो था प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे। जो भी ड्रग्स थे उनके, ड्रग्स के क्वालिटी एश्योरेंस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, रेगुलेटरी अफेयर्स पे, ड्रग की मार्केटिंग और किस तरह से उसको और भी अलग-अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अलग-अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। तो इन सारी ही चीज़ों पे ध्यान दिया जाने लगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया में। नाउ देखिए फार्मेसी प्रैक्टिसेस अगर इंडिया में बात करें कैसे बनी, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो पहले हमारी डिस्पेंसिंग बेस थी। मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि वैद्य और हकीम होते थे और वो इस तरह से मेडिकेशन जो है वो डिस्पेंस कर देते थे बना के, हर्बल मेडिकेशंस, और लोगों को दे देते थे पेशेंट्स को। अब ये जो है ये पेशेंट सेंटर्ड केयर हो गई, जहाँ पर फार्मासिस्ट जो थे ना उनके काफ़ी सारे अलग अलग रोल आ गए। पहले तो क्या थे, जो हकीम्स थे, वैद्य थे, वही डॉक्टर थे, और वही फार्मासिस्ट थे, वही खुद दवाई बनाते थे और खुद ही दवाई दे देते थे। बट अब फार्मासिस्ट, क्योंकि अब एक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, बहुत सारे कोर्सेज़ डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म ये सब स्टार्ट हो रहे थे। तो अब एक स्ट्रक्चर्ड वे में फार्मासिस्ट के रोल भी डिसाइड हुए, जहाँ पर फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस मिलने लगी, जहाँ पर हम हॉस्पिटल में एज़ अ फार्मासिस्ट काम करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी बनने लगे, जहाँ पर लोगों को जाके जागरूक करते हैं कि किस तरह की मेडिकेशन के क्या इफ़ेक्ट्स, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, अगर कोई किसी तरह की R&D करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसमें ग्रोथ होने लगी और पेशेंट काउंसलिंग करने लगे। तो ये सारे हो गए रोल ऑफ फार्मासिस्ट के, जो कि पेशेंट सेंटर्ड केयर अब बन गई, जो कि पहले नहीं थी। पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी, यानी डिस्पेंसिंग बेस्ड थी। फार्म डी इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए क्लिनिकल प्रैक्टिस जिससे और ज़्यादा इंप्रूव हुई। फार्म डी के कोर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जहाँ पर काफ़ी सारा रिसर्च का काम होता है। किस तरह से ड्रग जो है उसको किस तरह से उस पे रिसर्च की जाती है, एक नई ड्रग बनाई जाती है, उसका काफ़ी ज़्यादा काम होता है फार्म डी में। तो वो इंट्रोड्यूस हुआ। बट फार्मेसी प्रैक्टिस जो था ना वो स्टिल डेवलपिंग था एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो आज़ादी के बाद उसने ग्रो होना ही शुरू किया था। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि पहले से ही अपना अच्छा खासा फार्मा बिज़नेस जो है वो कर चुकी थी एस्टैब्लिश। ना देखिए ये है प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिनके बारे में काफ़ी सारे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इनके बारे में सबको पता होना चाहिए बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। आईपीए, आईपीए क्या है देखिए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो फाउंडेड इन 1939 में बनी थी। आईपीए यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। बात करें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में सबको ही पता है, तो इस्टेब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। इनके ईयर भी आपको याद रखना है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें है देखिए एपीटीआई, यानी एसोसिएशन ऑफ
फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, ये है एपीटीआई, स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स बनी। और देखिए इन सभी के फंक्शंस जो हैं अलग-अलग फंक्शन हो सकते हैं, बट इन जनरल अगर एक कंबाइंड फॉर्म में देखें तो ये सभी क्या करना चाहते हैं, ये फार्मेसी रेगुलेशन को फार्मेसी एजुकेशन जो है उनको रेगुलेट करना चाहते हैं, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हर जगह, जैसे कि देखिए डिप्लोमा का अलग सिलेबस है, बैचलर्स का अलग सिलेबस है, कितने आपके ट्रेनिंग पीरियड होंगे, कितने आपके प्रैक्टिकल के आवर्स होंगे, ये सभी कुछ जो है ना ये डिसाइड करती हैं इन्हीं तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन। और अलग-अलग इनके काम होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के काम होते हैं, सपोर्ट रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग, पीसीआई जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितनी भी पॉलिसीज़ बनाने में। तो ये सारी हैं फार्मेसी की प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब अगर हम बात करें रोल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो देखिए अभी हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मेसी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेगुलेटरी बॉडी है, जहाँ पर देखिए जो इसका सबसे मेन काम होता है फार्मेसी कॉलेजेस को अप्रूव करना। अब कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे ही अपने कॉलेज में फार्मेसी नहीं पढ़ा सकता है, डिप्लोमा, बी फार्मा नहीं पढ़ा सकता है, वो अप्रूव्ड होना चाहिए पीसीआई से। तो ये भी देखिए काफ़ी सारे बच्चे जो है ना, काफ़ी सारी जो छोटी-छोटी जगह होते हैं ना, उन पे लोग इस तरह का अपना कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पर उनका जो इंस्टीट्यूट होता है, उनका जो कॉलेज होता है, वो पीसीआई से अप्रूव्ड ही नहीं होता है। और अगर आप यहाँ से डिप्लोमा या बैचलर्स कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आगे जाके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अगर अप्लाई करते हैं, तो आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम भरना होता है, और अगर वो पीसीआई से अप्रूव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, भले ही आपने एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लिया है। तो इसीलिए जब भी आप कॉलेज में अपना एडमिशन लें, तो ज़रूर देखें कि वो पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रूव करता है ये फार्मेसी कॉलेज, जिसको मेंटेन करता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी किस तरह से एजुकेशन, किस तरह से सिलेबस फॉलो किया जाएगा, डिप्लोमा का क्या होगा, बैचलर्स का क्या होगा, मास्टर्स का क्या होगा, फार्मडी का क्या होगा, तो ये करता है, रजिस्टर करता है फार्मासिस्ट को। तो ये देखिए यहाँ पर अलग-अलग इसने ये जो ड्यूटी है ना, इसने स्टेट फार्मेसी काउंसिल को दी हुई है। अलग-अलग स्टेट होते हैं, उनके अलग-अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिल होते हैं। तो मान लीजिए आपने दिल्ली से अपना डिप्लोमा किया है या बैचलर किया है, तो आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है एज़ अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो ये भी इसका काम होता है, एक तरह से यही अलॉट करता है ये काम। देन रेगुलेट करता है करिकुलम्स की क्या एक्टिविटीज़ होनी है, आगे जाके कुछ बदलाव होने हैं या नहीं। एंड इंश्योर करता है एथिकल प्रैक्टिस, यानी सब कुछ ठीक से हो, कोई भी मिसलीडिंग चीज़ ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो या तो टीचर्स के लिए या बच्चों के लिए अच्छी ना हो। तो ये सारी जो एथिकल प्रैक्टिस है, ये भी मेंटेन करने का काम होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब देखिए बात करेंगे करंट स्टेटस क्या है फार्मेसी का इंडिया में। अभी हमने देखी सारी एंशिएंट प्रैक्टिस देखी किस तरह से थी हमारी, फिर हमने ब्रिटिश एरा देखा, उसके बाद हमने देखा किस तरह से फार्मेसी एजुकेशन मॉडर्नाइज हुई। अभी का क्या करंट स्टेटस है, देखिए रैपिड ग्रोथ हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अब इस फार्मा जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। डिप्लोमा, बैचलर्स कोर्सेज के काफ़ी सारे कॉलेजेस खुल गए हैं। स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पर बहुत सारे इनके खुद के ब्रांड हैं जो ये वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि किस में इंक्रीजिंग डिमांड इन किन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो क्लिनिकल फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हो रही है इंडिया की अगर हम बात करें मेडिकेशन के सेक्टर में, और फार्माको विजिलेंस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है इंडिया। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं, तो ये चैलेंजेस जो है ना इसमें क्या है, लिमिटेड क्लिनिकल रोल इन हॉस्पिटल। अब देखिए आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं ना, तो उसमें आउट पेशेंट फार्मासिस्ट भी बहुत सारे मतलब काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट के आउट पेशेंट फार्मासिस्ट होते हैं। इन पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, वो भी काफ़ी सारे होते हैं जो जो हॉस्पिटल के इन पेशेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बट क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है ना, वो 1 या मैक्सिमम अगर बात करें बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें 2 होते हैं, और उनका देखिए काम जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड आजकल हो रहा है, बट काम की बात करें तो उतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो लिमिटेड क्लिनिकल रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल्स में। ये एक चैलेंज है, एंड नीड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट। अभी देखिए अगर हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, लंदन हो गया, तो यहाँ पर जो है ना ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं कि कोई अगर बीमारी है, अगर वो अभी आई भी नहीं है, ये इंडिया में भी चल रहा है, बट कुछ चैलेंजेस आते हैं
जैसे हम फंड की बात कर सकते हैं कि प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा इस पे भी काम किया जा सकता है। तो अपने पूरे ही लेक्चर को अगर हम क कंक्लूड करें बच्चों, तो फार्मेसी एजुकेशन जो है हमने देखा इस पूरी वीडियो में कि किस तरह से ट्रेडिशनल मेडिकेशन से मॉडर्नाइज़्ड हुई, किस तरह से कि अलग-अलग टाइम पे ये चीज़ें हुई। देन इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल सेक्टर किस तरह से डेवलप हुआ हमारे इंडिया में फार्मेसी का, वो हमने देखा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेक्टर जो है वो स्टिल डेवलपिंग है। प्रैक्टिस सेक्टर जो कि अभी हमने बात की थी कि और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है इंडिया के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें, ताकि और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, जो न्यू मेडिकेशंस हैं, जो न्यू मेडिकेशंस बने हैं उन पे। और इसका फ्यूचर जो है सारा इंडिया की फार्मेसी का, वो डिपेंड करेगा कि क्लिनिकल इंटीग्रेशन कितनी है, बेटर एजुकेशन सिस्टम और कितना ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है हमारे इंडिया का फार्मा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको। एंड प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब हमारे कोर्सेज़ को बाहर के देशों में कितना रिकॉग्नाइज़ और कितनी मान्यता मिलती है। तो इन सारी ही चीज़ों का ध्यान अगर दें, तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है फार्मा सेक्टर इंडिया में भी। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अ, हमारे इस तरह के कोर्स करने के बाद डीमोटिवेट भी होते हैं कि किसी तरह की जॉब नहीं मिल रही है, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है उनके साथ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार फार्मा कोर्स किया है, एडमिशन लिया है, तो अगर आपका विज़न क्लियर है, तो कहीं न कहीं अच्छे से आप सेट हो सकते हैं, कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। तो ये था हमारा पूरा ही टॉपिक, किस तरह से हिस्ट्री हमारा फार्मा इंडिया में आया और किस तरह से वो डेवलप हुआ। अब इसी के बच्चों 10 एमसीक्यू हम अपनी कल जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो उसे भी मिस बिल्कुल भी ना करें। कोई अगर इसमें चीज़ छूट गई है तो उसमें वो कवर हो जाएगी। और इसी तरह से बहुत सारे इंटरैक्टिव वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह से हमारी जर्नी को सपोर्ट करते रहें बच्चों। कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया ना अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और बताएँ ज़रूर कि किस तरह का आपको लगा हमारा इस तरह का इंटरैक्टिव वीडियो। So thank you so much for watching this video. See you all in the next video. Till then, bye bye and take care.